तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू किंग 7 लीफ क्लोवर के हर्ब्स की तलाश में मिस्टर ले की टीम के साथ फॉरबिडन जोन में चला गया, जहां पर ब्लड शैडो स्क्वाड ने इन पर शैडो वुल्फ से अटैक कर दिए। साथ ही जू किंग इन्हें वुल्फ के साथ फाइट करते हुए अपने टीम से अलग हो चुका था, जहां पर उसका एमेथिस्ट एक स्पिरिट को डिवावर करके जू किंग को ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल पर पहुंचा देता है। हालांकि तब तक उनकी टीम के मानगुई दुश्मनों के अटैक की वजह से म्यूटेट होकर एक्सप्लोड हो जाते हैं और जू किंग चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहां पर जू किंग ने ब्लड शैडो स्क्वाड के बंदों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वो अपने आयरन स्पीयर को उनके गलों में उतारते हुए उन्हें काफी ब्रूटली खत्म कर रहा था। वो सारा गुस्सा था सीनियर मानगुई के लॉस का। सीनियर मानगुई इन्हीं लोगों की वजह से मारे गए थे, तो जू किंग बड़े ही स्टाइल के साथ उन सभी को मार के मिस्टर ले की मदद करने आगे बढ़ा। हालांकि मिस्टर ले उसे वहाँ से भागने के लिए बता रहे थे, क्योंकि ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपने एक चमचे से कहने लगा कि मिस्टर ले ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल है, तो तुम तुरंत ही जाकर उस बच्चे का काम तमाम कर दो। तो अजीब सा आर्मर पहना हुआ बंदा सीधे जू किंग को मारने निकल पड़ता है। उसने चट्टानों से फायरबॉल बनाकर जू किंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वेल, इसका नाम था हुया और ये ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है। वो जू किंग से पूछने लगा कि चल बता बच्चे, तो किस तरह से मरना पसंद करेगा। और अब वो वहाँ के रॉक्स को उठाते हुए कहने लगा कि तू ची कंडेंसेशन की महज 3री लेवल का कल्टीवेटर है, तेरी तो बॉडी भी ठीक से टेम्पर नहीं हुई, तो मेरे जैसे मैजिशियन के सामने तेरी औकात ना के बराबर है। तो लेवल 3 पर है और मैं हूँ 5वीं पर। इतना कहते साथ ही उसने जू किंग पर न जाने कितने ही सारे फायर बॉल्स रिलीज कर दिए। वहीं पर जू किंग उन हमलों को डॉज करते हुए सीधे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बंदे ने एक और रॉक से उस पर हमला कर उसे काफी दूर पटक दिया। और अब वो बंदा इन सारे रॉक्स को जोड़ते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर चुका, जो कि सीधे जाकर जू किंग पर हिट हो जाता है। हालांकि जू किंग उसी फायरबॉल को चीरते हुए उसमें से बाहर आ गया। इधर होया ने अपने सामने अर्थ लेंसेज फॉर्म कर लिए, जिसके चलते जू किंग का आयरन स्पीयर सीधे उस लेंसेज में पियर्स हो गया। और ये फायर इतनी ज्यादा भयानक थी कि जू किंग के हाथ की स्किन पूरी तरह से जलने लगी, मगर वो भी इतना जिद्दी था कि इतना दर्द होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटता। और फाइनली उसने अर्थ लेंसेज को पियर्स करके अपना स्पीयर सीधे उस बंदे के मुंह के सामने पहुंचा दिया, जो देखकर होया भी एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और अब वो अपनी मैजिकल स्टिक को जमीन पर हिट कर वहाँ पर फायर एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे जू किंग काफी पीछे ढकेला गया। जू किंग इस अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर वो गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वहीं पर होया सोचता है कि ये बंदा इतनी देर तक मेरे सामने टिका रहा, मगर अभी भी इसकी बॉडी पर मौजूद एलियन टेंट ने करप्ट नहीं किया। जिसके भी बॉडी पर एलियन पॉइजन रहेगा वो बंदा ज्यादा पावर्स यूज नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वो म्यूटेट हो जाएगा, मगर इस लड़के पर तो पॉइजन का कोई असर ही नहीं हो रहा। इधर जू किंग ने अपने हाथ को दोबारा से कवर कर लिया, जो देख होया कहता है कि ये बंदा तो वाकई काफी ज्यादा टफ निकला। साथ ही हम देख पाते हैं कि हुआ के हाथों पर भी एलियन टेंट से म्यूटेशन पॉइंट बन चुका है, तो अब जल्दी से इस मुकाबले को खत्म करना चाहता था। उसने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए फायर एंड अर्थ एलिमेंट एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया, जिससे वहाँ पर काफी सारे फ्लोटिंग रॉक्स फॉर्म हो गए थे। ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर दे। इधर जू किंग के हाथ में घोस्ट फेस स्कॉर्पियन वेनम था, जो कि उसने फैटिशान को मार के हासिल किया है। साथ ही लिनिया ने उसे बताया था कि ये वेनम इंस्टेंटली तुम्हारे पोटेंशियल को बूस्ट करेगा, जिससे तुम अपने दुश्मन को मार सकते हो, लेकिन ये पॉइजन तुम पर भी असर दिखाएगा। इधर हुया ने अपने फायरबॉल को जू किंग पर बरसाना शुरू कर दिया, तो जू किंग तुरंत ही ब्लड शैडो स्क्वाड के एक बंदे की लाश को उठाकर अपने सामने एज ए शील्ड यूज करने लगा। अब ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और फिर वहाँ पर फायर का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर दोबारा से सब कुछ शांत हो जाता है। होया कहने लगा कि मिस्टर ले, तुम्हारे बंदे तो वाकई लूजर्स हैं, एटलीस्ट तुम अपनी टीम में मर्दों को शामिल कर दे। दरअसल होया को लग रहा था कि उसके इस फायर अटैक में जू किंग जलकर राख हो चुका होगा, मगर जू किंग तो उस लाश को उठाए खड़ा था। जो भी फायर रिलीज हुई वो सारी उस डेड बॉडी पर हिट हो गई थी और
और जूकिंग तो पूरी तरह से महफूज था। अब उसने ठान लिया कि वो इस बंदे को मारने के लिए पॉइजन की रिस्क भी उठा लेगा। तो उसने स्कॉर्पियन वेनम क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया, जिससे एक पल के अंदर ही जूकिंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तेज रफ्तार के साथ हुया पर अटैक करने पहुंच गया, मगर हुया अपने सामने रॉक की लेयर बनाकर उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। हालांकि तब तक जूकिंग उसके पीछे आ चुका था और अब हुया कुछ समझ पाई इससे पहले जूकिंग ने अपना आयरन स्पीयर उसमें उतार दिया। इस एक ही ब्लो में वो बंदा सीधे घुटनों पर आ चुका था, साथ ही उसका मास्क भी हट चुका है और अब जूकिंग उसका गला काटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हुया अपने लीडर से मदद की भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये बच्चा मुझे मार देगा। जो देख उसका लीडर जूकिंग से कह रहा था कि उसे मारने की जुर्रत भी मत दिखाना, लेकिन जूकिंग तो अपने उसी रूथलेस अंदाज में अपना आयरन स्पीयर सीधे उसकी गर्दन के आर पार उतार देता है। ये देखकर ही वो लीडर काफी ज्यादा भड़क गया। उसने बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ मिस्टर लेई पर हमले करना शुरू कर दिए थे ताकि वो जूकिंग से बदला ले सके। अब अगर मिस्टर लेई की बात की जाए तो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल थे, जिसके चलते वो बंदा उन पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। उसने अपनी जायंट ब्लेड को काफी ब्रूटली मिस्टर लेई के कंधे में घुसाना शुरू कर दिया। अब ये देखते साथ ही जूकिंग ने भी उस पर छलांग लगा दी, लेकिन उस लीडर ने तो जूकिंग को तुरंत ही पीछे की तरफ पुश कर दिया। अब ये देख मिस्टर लेई उस लीडर पर अटैक करने चले गए, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उस लीडर ने उन्हें भी उठाकर पटक दिया और अब वो मिस्टर लेई पर अपना फाइनल अटैक डिलीवर करने वाला था, मगर उसी वक्त जूकिंग ने बीच में आकर अपने आयरन स्पीयर से उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके चलते वो लीडर गुस्से में आकर जूकिंग पर जबरदस्त वार करते हुए उसे काफी दूर फेंक देता है। इस बार जूकिंग भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, मगर फिर भी वो दोबारा से उठकर खड़ा हो गया। साथ ही पर्पल एमेथिस्ट ने उसके घाव को भरना शुरू कर दिया था। इधर वो लीडर हैरान होते हुए कहने लगा कि इस लड़के ने मेरी फुल स्ट्राइक को झेला, मगर फिर भी दोबारा से उठकर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, इसने हुया को भी मार दिया, यानी कि आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसे आज ही मारना पड़ेगा, वरना फिर मैं सब कुछ हार जाऊंगा। इधर मिस्टर ली जूकिंग से बार बार वहाँ से भागने के लिए बता रहे थे, मगर जूकिंग एक ढाल जैसे उनके सामने खड़ा था। साथ ही वो लीडर भी कहने लगा कि भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और उतने में वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। और उस नजारे को देखकर वो लीडर भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। हर तरफ एक ब्लड मिस्ट फैलती जा रही थी, चारों ओर से ब्लड मिस्ट ने इन्हें घेर लिया और अभी नहीं वही ईरी सिंगिंग सुनाई देती है। ये गाने इतने ज्यादा डरावने थे कि वो लीडर डर के मारे कांपने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस ईरी सिंगिंग को सुनने के बाद आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो जिंदा बच पाया हो, सिवाय मिस्टर लेई के। वेल, इसे कहा जाता था बाय गुई येशिंग। मिस्टर लेई ने दूसरी बार इस ईरी सिंगिंग को विटनेस किया था। वो कहते हैं कि जब ब्लड मिस्ट अपीयर होगी तब ईरी सिंगिंग शुरू हो जाएगी और फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। वेल, इस ब्लड मिस्ट के अंदर बड़े ही भयानक डीमंस और स्पिरिट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर ही ब्लड शैडो स्क्वाड के लीडर के पसीने छूट गए। वो तो अपना वेपन वहीं पर फेंक कर वहाँ से भागने लगा। जो देख जूकिंग भी उसके पीछे जाने वाला था, हालांकि मिस्टर ले उसे रोक लेते हैं। वो कह रहे थे कि अभी अकेला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मगर जूकिंग उनकी नहीं सुनता। वो कह रहा था कि यही तो मोहरा है जिसने हमारे साथी को मार दिया, और अब जूकिंग उस पे अपना आयरन स्पीयर रिलीज कर चुका था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक लड़की के शूज नजर आए। उसने जैसे ही अपना पाँव पटका, वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो गया। जूकिंग का आयरन स्पीयर उस बंदे से थोड़ी दूरी पर जाके रुक चुका था। इनफैक्ट जूकिंग भी अपनी जगह पर फ्रीज हो गया, और अब हमें ब्लड मिस्ट के अंदर से कई सारे हाथ नजर आते हैं। साथ ही कई सारे डेमंस उस बंदे को मारना चाहते थे, और फिर उसी ईरी सिंगिंग के साथ न जाने कितने सारे डिमोनिक हैंड्स ने उस बंदे को जकड़ लिया। जूकिंग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वैसे तो ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर इन डीमंस के सामने उसकी एक न चली। जूकिंग को अपने आंखों के सामने बड़ा ही भयानक डीमन नजर आ रहा था, और उसे लगता है कि शायद यही उसका अंत होगा। साथ ही वो रेड शूज जूकिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे, और अब मिस्टर ली उस डीमन को घूरने लगे। वो बंदी जहाँ पर पाँव रख रही थी वो जमीन बर्फ से ढकने लगी, और इसी तरह से वो जूकिंग के काफी करीब पहुंच जाती है। इनफैक्ट जूकिंग का हाथ तो बर्फ में फ्रीज होने लगा था। उसने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो ईरी सिंगिंग का शिकार बनेगा। और उतने में मिस्टर ले उससे पूछते कि ताओ होंग, क्या ये तुम हो? क्या तुम वापिस आ गई? इधर जूकिंग को लग रहा था कि शायद उसका भी किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो घोस्ट तो उसके पास से गुजरते हुए सीधे मिस्टर ले के सामने पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर हमें ब्लड मिस्ट में ढकी हुई टाओ होंग की घोस्ट दिखाई गई। वेल, इसका मिस्टर ले के साथ कोई पुराना कनेक्शन था।
और वो भी काफी गहरा। दरअसल टाओ होंग मिस्टर ले की फियांसे थी। मिस्टर ले की तो मानो उसमें जान बसती थी। साथ ही यहाँ पर हमें उनका यंगर फॉर्म भी दिखाया गया और उन्हीं सारे पलों को याद करते हुए टाओ होंग ने मिस्टर ले की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे बताने लगे कि लगभग 10 सालों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मिस्टर ले तो टाओ होंग को अपने सामने देखकर ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उनकी ये सारी बातें जूकिंग को भी सुनाई देने लगी। मगर मिस्टर ले की तरफ उसकी पीठ होने की वजह से वो टाओ होंग को देख नहीं पाता। यहाँ पर मिस्टर ले ने टाओ होंग के हाथ को थामने की कोशिश की, मगर वो तो एक फैंटम थी जिसके चलते मिस्टर ले उसे छू भी नहीं पा रहे थे और फिर टाओ होंग खुद ही पीछे हटने लगी। मिस्टर ले तो अभी भी उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रेड मिस्ट की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और फाइनली टाओ होंग वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में वो रेड मिस्ट पूरी तरह से वैनिश हो जाती है, मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। और अब ईरी सिंगिंग के बंद होते साथ ही मिस्टर ले को खून की वोमिटिंग होने लगी। जैसे ही जूकिंग अनफ्रीज हुआ वो तुरंत ही मिस्टर ले को संभालने चला जाता है। वो कह रहा था कि आपने ब्लड शैडो स्क्वाड के साथ काफी देर तक फाइट की थी, जिसके चलते आपकी बॉडी पर एक्सट्रीम लेवल का म्यूटेशन हुआ है और इसी वजह से आपके बाल पूरी तरह से सफेद पड़ गए। तभी मिस्टर ले उससे कहने लगे कि क्या शीजी ने तुम्हें बताया था कि ईरी सिंगिंग सुनने वाला मैं अकेला सर्वाइवर हूँ। जिस पर जूकिंग कहने लगा कि ये कहानी आप मुझे रास्ते में सुनाना, सबसे पहला हमें आपके लिए वाइट एलिक्सर चाहिए होगा। और अब वो मिस्टर ले को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगा। उसे कुछ भी करके इस फॉरबिडन जोन से बाहर जाना था ताकि वो जल्द से जल्द मिस्टर ले का इलाज कर सके। साथ ही मिस्टर ले उसे बता रहे थे कि फॉरबिडन जोन सर्वाइवर्स को गिफ्ट करता है। ये तोहफा काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता। जब कोई बंदा ईरी सिंगिंग को दूसरी बार सुनता है तब वो बंदा उस पसंदीदा शख्स को देख सकता है जिसकी उसे जिंदगी भर से चाहत थी। पहला तो मुझे लगता था कि ये बस एक लेजेंड है, लोगों ने अपना दिल बहलाने के लिए बस इस नई कहानी को इजाद किया, लेकिन फिर भी मैं इस बात की सच्चाई को जानना चाहता था। तो मैंने कई सालों तक इंतजार किया ताकि मैं एक बार फिर से ईरी सिंगिंग को सुन सकूं। सो गाइस, ये मिस्टीरियस सॉन्ग कौन गाता है इसके बारे में हमें फिलहाल ज्यादा डिटेल में बताया नहीं गया। बस हम इतना समझ पाते हैं कि मिस्टर ले चाहे कितने ही सख्त और पावरफुल क्यों ना हो, वो अभी भी अपनी फियांसे टाओ होंग से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बंदा सेकंड टाइम ईरी सिंगिंग को सुनेगा तब वो उस बंदे की झलक देख सकता है जिसकी उसे पूरे दिल से तमन्ना थी। और इसी वजह से मिस्टर ले को रेड मिस्ट के अंदर उनकी खोई हुई मोहब्बत टाई होंग नजर आई। सच बताए तो इनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा दर्दनाक है, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। साथ ही आज एक और अजूबा हुआ। मिस्टर ले पहले वो शख्स थे जिन्होंने ईरी सिंगिंग को विटनेस किया और अब उस लिस्ट में जूकिंग का नाम भी शामिल हो चुका है। खैर, अब जूकिंग ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहाँ पर कई सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स थे, तो जूकिंग उनसे बचने के लिए तुरंत ही एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर वो मौका मिलते साथ ही दोबारा से भागना शुरू कर चुका। अब मिस्टर ले उसे बताने लगे कि बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें टाइगो सिटी से मेरे साथ लाना क्यों चाहता था? दरअसल जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई उस वक्त मैंने देखा था कि तुम डेड बॉडीज में आग लगा रहे हो। तुमने इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में दूसरों के बारे में सोचा। तुम्हारे अंदर मुझे इंसानियत नजर आई जो कि इस दुनिया से खो चुकी है। यहाँ पर तो जिंदगी कौड़ियों के दाम बिकती, मगर तुमने तो मुर्दों के लिए भी दुआएं की और इसी वजह से मैंने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए बताया था। तुमने एक स्कैवेंजर को ब्रूटली मार दिया और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि तुम बेरहम भी हो और रहम दिल भी। तभी जूकिंग ने देखा कि वो जगह तो पूरी तरह से एक अजीब सी मिस्ट में ढक चुकी है, जिसके चलते उसे आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जूकिंग कहने लगा कि मैं रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा, मैंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है यही मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर मिस्टर ले कहते कि बच्चे, मेरा तो हो गया, मैं उस हालत में हूँ कि तुम चाहकर भी मुझे बचा नहीं पाओगे। फिलहाल मैं तुम पर बोझ बना हूँ जिससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, तो प्लीज मुझे यहीं पर छोड़ दो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम इस फॉरबिडन जोन में ट्रैप हो जाओ। वो तो बार बार जूकिंग की रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन जूकिंग उनकी एक नहीं सुनता। मिस्टर ले को भी ऐसा फील होने लगा कि उन्होंने जूकिंग को फॉरबिडन जोन में लाना ही नहीं चाहिए था। अब उनकी वजह से मासूम बच्चा मारा जाएगा। उतने में जूकिंग को अपने सामने ढेर सारे मॉन्स्टर्स नजर आए। उन्हीं में एक सोल थी मानगुई की। अब वो भी इस फॉरबिडन जोन के मॉन्स्टर्स में शामिल हो चुके हैं। उनके रोर करने की आवाज सुनकर ही मिस्टर ले को बुरा लग रहा था। उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया, वो अब एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। मिस्टर ले ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनका ये मिशन इतना भयानक रुख लेगा।
जाएगा। अपने अजीज दोस्त को एक मॉन्स्टर होता हुआ देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। मिस्टर ले के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उनकी टीम और ये मिशन उनकी टीम को तोड़ चुका था। तभी मानगुई ने अपने फिंगर को एक दिशा में पॉइंट करके जू किंग को रास्ता दिखाया। भले ही उनका माइंड करप्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी भी इन लोगों को पहचान पा रहे थे। वो जू किंग को अपनी डिमोनिक आवाज में रोर करते हुए बताने लगे कि तुम उस दिशा में जा सकते हो, और ये सब देखकर जू किंग की आंखों में आंसू आ गए। मानगुई वाकई एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। भले ही एलियन पॉइजन ने उन्हें मार दिया, मगर वो भी उन्हें करप्ट नहीं कर पाया था। सो अब उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जू किंग वहाँ से निकल पड़ा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जू किंग के दूसरे साथी लिनिया और शीजी को देख पाते हैं, जो कि फॉरबिडन जोन के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। मगर अभी भी वो दोनों यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी टीम के लोग अभी भी उस डेडली जोन में फंसे हुए थे। वहीं पर लिनिया का दिल तो काफी ज्यादा घबराने लगा। वो मायूस होते हुए शीजी से कहने लगी कि पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ जू किंग काफी ज्यादा घायल था, मगर वो मिस्टर ले को अपने पीठ पर कैरी करते हुए आगे बढ़ने लगा। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो मिस्टर ले के साथ ही यहाँ से बाहर जाएगा। इधर लिनिया घबराते हुए शीजी से कहने लगी कि पता नहीं हमारे दोस्त किस हालत में होंगे, मैं उन्हें लेकर बेचैन हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जिस पर शीजी उसे समझा रहा था कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उनके साथ कुछ हुआ होगा। वो लोग डेफिनेटली सेफ होंगे। लेकिन लिनिया उसकी बात नहीं सुनती। वो कह रही थी कि मैं दोबारा जोन में वापस जा रही हूँ। हालांकि शीजी ने उसे रोक लिया। वो कहने लगा कि तुम अकेली तो नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो ये दोनों दोबारा से अपने बंदों को बचाने उस भयानक जोन की तरफ निकल पड़े। इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लोग सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली थे। और तभी थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें जू किंग नजर आया, जो कि मिस्टर ले को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए जोन के एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। इन दोनों को तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुशी हुई। वहीं पर जू किंग भी घुटनों पर आ चुका था, तो ये लोग तुरंत ही मिस्टर ले को आवाज देने लगे। साथ ही लिनिया अभी भी उसी रास्ते को चेक कर रही थी। उसे लगा कि मानगुई भी इनके साथ ही होंगे, तो तुरंत ही जू किंग से पूछने लगी कि बच्चे मानगुई कहाँ पर हैं? क्या वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं आए? जिस पर जू किंग ने जवाब दिया कि फाइटिंग करते वक्त उनकी मौत हो गई। ब्लड शैडो स्क्वाड उनका कातिल है। अब ये सुनते साथ ही लिनिया काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही वो सीनियर मानगुई के लिए इमोशनल हो गई। मगर जू किंग ने उसे ये भी बता दिया कि ब्लड शैडो स्क्वाड अब पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। दरअसल वो ये बताना चाह रहा था कि उसने सीनियर मानगुई का रिवेंज ले लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।